हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स एट वन प्लेस में। मैं मनोज कुमार आज के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। 10 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिसका आप टारगेट जानते ही हैं कि 2027-28 को मैं टारगेट लेकर के चल रहा हूं, जिसके माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप एक ही जगह पर सारा करंट अफेयर प्रॉपर तरीके से तैयार कर लें, अपने नोट्स बना लें, सारी चीजें कर लें। तो चलिए बिना देर किए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आज के जो टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत मतलब समझ लीजिएगा कि काफी इंपॉर्टेंट है। इनको एक भी अगर आपने मिस किया तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। फिर मुझसे मत कहना कि सर ये क्वेश्चन कहां से आ गया, कैसे आ गया। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए भाई। कम से कम इतना लाइक तो कर ही सकते हैं। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें कंटेंट कैसा है और इसमें क्या चेंज करना चाहिए, किस तरीके चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसमें नया क्या कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और संडे के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा। पूरे वीक के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा यूपीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से। जैसे यूपीएससी आपको टेस्ट कराता है, जैसे आपकी यूपीएससी आपको घुमाता है, आपको परेशान करता है, आपको फंसाता है, वो सारी ट्रिक, सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों को क्लास की पीपीटी और सब कुछ चाहिए तो आप फटाफट मुझे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। चलिए सबसे पहले आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है कामराज पोर्ट। कैपिटल ड्रेजिंग फोज फेज 6 पूर्ण हो गया। अब कामराज पोर्ट है कहां? देखिए सबसे पहले तो मैप देखिएगा, ये तमिलनाडु है, ये चेन्नई है। चेन्नई से थोड़ा सा ऊपर आपका कामराज पोर्ट है, ये रहा चेन्नई के पास में, यानी कि तमिलनाडु में। ठीक, ये रहा। कामराज पोर्ट लिमिटेड ने 440 करोड़ की कैपिटल ड्रेजिंग परियोजना सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिससे पोर्ट का परिचालन ड्राफ्ट 18 मीटर हो गया है। यस। अब ये है क्या? देखिए ये सब चर्चा में है। कितना पैसा क्या किया, कैसे किया, हमको नहीं जानना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ध्यान रखिएगा कि कामराज पोर्ट है कहां। कामराज पोर्ट तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। इंपॉर्टेंट है। कैसा है? कृत्रिम है। कहां पर है? तमिलनाडु के पोर्ट पर। 1999 में इसे भारत का 12वां प्रमुख पोर्ट घोषित किया गया था। पूर्व में इसे एनोर पोर्ट कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, बस इसीलिए मैं चर्चा करना चाहता था। बाकी क्या पूरा हो गया, क्या नहीं हुआ, ये आपसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल ही पूछा जाएगा। ज्योग्राफी में इसके क्वेश्चन पूछने की संभावना है, साथ के साथ आपके क्या कहा जाए तो इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। जो कोयला उतारने के लिए बना था, ये ध्यान रखना, एनोर पोर्ट किसके लिए था? कोयले के लिए। 18 मीटर गहराई के साथ अब ये विशाखापट्टनम के बाद दूसरा सबसे गहरा पोर्ट है, जिसकी गहराई कितनी है? 18 मीटर। यही है, 18 मीटर का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। तो ये आपके बाइजैक पोर्ट के बाद में, विशाखापट्टनम पोर्ट के बाद दूसरा सबसे गहरा आपका बंदरगाह है। इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना, ध्यान रखिए। ये रहा आपका कंसेप्ट क्वेश्चन। दूसरा इसमें लैंडलॉर्ड मॉडल और केप कंप्लाइंट की अवधारणा। इसमें क्या किया गया है? 18 मीटर ड्राफ्ट के बाद पोर्ट अब यहां पर 1,70,000 जो DWT क्षमता वाला विशाल कैपेसाइज जहाजों को समायोजित कर सकता है। यानी कि पोर्ट ड्राफ्ट पानी की अधिकतम गहराई जो सुनिश्चित करती है कि जहाज बिना टकराए सुरक्षित प्रवेश कर सकता है। 18 मीटर गहराई, उसे कहते हैं आपका पोर्ट ड्राफ्ट। ठीक है ना। लैंडलॉर्ड मॉडल क्या है? भारत में पोर्ट दक्षता सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे सफल ढांचा है। पीपीपी मॉडल के तहत यह बनाया गया है। कामराज पोर्ट का विकास भारत के समुद्री व्यापार में लैंडलॉर्ड मॉडल का सफलतापूर्वक प्रमाण है। अब इसमें है क्या? देखिए, एक तरफ है पीपीपी, जिसमें निजी ऑपरेटर टर्मिनल का संचालन करेंगे, कार्गो हैंडलिंग करेंगे, क्रेन प्रबंधन करेंगे। जबकि पोर्ट जो है जमीन का स्वामित्व सरकार के पास होगा, नौवहन बेसिन वो सरकार का होगा, ब्रेक वाटर सरकार का होगा। इसलिए लैंडलॉर्ड पोर्ट है, यानी कि सरकार इसमें लैंडलॉर्ड है, बाकी निजी ऑपरेटर इसको केवल चलाएंगे। ये इसका कंसेप्ट है लैंडलॉर्ड मॉडल केप कंप्लाइंट का। ओके, तो क्लियर हो गया। अब इसी के साथ अगला टॉपिक देखिएगा। AITIGA 13वीं आसियान भारत संयुक्त समिति बैठक, ये कहां हुई?
13वीं भारत आसियान माल व्यापार समझौता, गुड्स ट्रेड एग्रीमेंट, इसको कहते हैं आपका, ये रहा आसियान इंडिया ट्रेड गुड्स गुड, उसकी ज्वाइंट कमेटी की बैठक हुई जिसका उद्देश्य है इस पुराने मुक्त व्यापार समझौते को आधुनिकीकृत समीक्षा करना। हमारा आसियान के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता, उसको मॉडिफाई करना है, उसको बनाना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। एआईटीआईजे भारत और 10 आसियान देशों के बीच एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता है, ये ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, यह समझौता 2009 में हस्ताक्षर हुआ और 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, 2010 के बाद से आसियान के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। यस, ये इंपॉर्टेंट है कि आसियान के साथ हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा निर्यात कम और आसियान देशों से आयात ज्यादा हो रहा है। भारतीय निर्यातकों को अनुचित गैर शुल्क बाधाओं का सामना करना पड़ता है, यानी कि एक तरीके से कहा जाए नॉन टैरिफ बैरियर्स, ऐसे बैरियर्स जो टैरिफ में नहीं है, उसकी वजह से हमारा जो निर्यातक है वो माल वहां तक पहुंचा ही नहीं पाते। इसीलिए यह बैठक बनाई गई थी और ये जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 दोनों में आता है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और आपके इंडियन ट्रेड जो है इकोनॉमी का, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, ये रहा पूरा का पूरा ये कंसेप्ट है। तो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोगों को समझ में आना चाहिए। एआईटीआईजे आधुनिकीकरण के मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है, मूल नियम क्या है, आरआरओ रूट जो कॉज है, भारत सख्त नियम चाहता है ताकि तीसरे पक्ष मुक्त चीन का माल आसियान के रास्ते भारत में ना आ सके। अभी यही होता है कि चाइना का माल जो है वो आसियान के रास्ते इंडिया में प्रवेश कर जाता है, इसलिए हमारे यहां इंपोर्ट बढ़ रहा है। दूसरा, कैरक शुल्क बाधाएं, भारतीय उत्पादों के लिए एसपीएस और टीबीटी उपायों को सरल करना, यानी कि जो हमारे जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, चाहे प्रोडक्शन को लेकर के हो और चाहे आपकी कहा जाए कि मैनेजमेंट को लेकर के, उन सारी जो ट्रेड बैरियर्स की प्रॉब्लम्स है, नॉन ट्रेड बैरियर्स की, उनको सॉल्व किया जाए। व्यापार सुविधा, 2010 के पुराने नियमों को हटाकर डिजिटल कस्टम को अपनाने पर बल दियाने की बात की जा रही है। आरसीईपी से बाहर निकलने के बाद वैश्विक मूल्य श्रृंखला में बने रहना है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये रही क्षेत्रीय व्यापार समझौते से बाहर निकल करके हमको वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ इसको अटैच करना है। और आसियान क्षेत्र जो है हिंद प्रशांत के भौगोलिक केंद्र में है, इसलिए भारत और आसियान के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, इसकी लगातार कोशिश चल रही है। तो इसका मुख्य उद्देश्य चीन के अनुचित व्यापार लाभ को रोककर भारत आसियान व्यापार के लिए अधिक संतुलित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये रहा, तो ये क्या करता है, डंपिंग करता है आसियान देशों में और आसियान देशों से माल आता है भारतीय बाजार में, जिसे हम चाहते हैं ये ना हो, क्योंकि वो एआईटीआईजी का दुरुपयोग करता है कि भाई वहां का माल इधर आ जाता है, हम ये नहीं चाहते। इसलिए हम चाहते हैं कि सख्त आरआरओ होना चाहिए, मूल नियम सख्त होने चाहिए। तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए एवरीबॉडी। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, ट्राइब एक्स, जनजातीय डिजिटल शिक्षण मंच का शुभारंभ। ये रहा, जनजातीय कार्य मंत्री ने उड़ीसा में ट्राइब एक्स का शुभारंभ किया है। यह स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के संरक्षण के लिए भारत का पहला डिजिटल शिक्षण मंच है जनजातियों के लिए। ये रहा क्वेश्चन, यही सीधा सीधा लाइन में पूछा जा सकता है कि स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के लिए संरक्षण के लिए भारत का पहला डिजिटल शिक्षण मंच का नाम क्या है जो जनजातियों के लिए है, ट्राइवेक्स। या ट्राइवेक्स का संबंध किससे है, इस चीज से है। अब इसमें किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, यह स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के प्रलेखन और प्रसार के लिए बनाया गया एक पारिस्थितिकी तंत्र है। इंपॉर्टेंट है किसके लिए, स्वदेशी ज्ञान, जो अपना ज्ञान है उसके संरक्षण, उसके प्रसार, उसको सेव करने के लिए। इसका उद्देश्य है जनजातीय अनुसंधान संस्थानों, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को साक्ष्य आधारित थिंक टैंक नीति में बदलना है। यानी कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं ट्रैवल्स के, उनको थिंक टैंक के तौर पर इनको डेवलप करना है, जिससे वहां के ज्ञान को संरक्षित भी किया जाए और प्रसार भी किया जाए। ये समझ लेना, जैसे वहां की पारंपरिक चीजें हैं, सारी चीजें, और उनको बनाया कैसे जाता है, लगाया कैसे जाता है, किस तरीके से करते हैं, दैट इज द ट्राइवेक्स। इसमें कला, हस्तशिल्प, संगीत के लिए निःशुल्क प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शामिल किए गए और यूजीसी मान्यता प्राप्त 1 वर्षीय हाइब्रिड डिप्लोमा भी इसमें उपलब्ध है। तो ये पेपर 1 पेपर 2 भारतीय समाज संस्कृति विरासत संरक्षण और आपके जनजातीय
जो सशक्तिकरण है उससे जुड़ा हुआ है मुद्दा है ट्राइब एक्स। अब इस मंच की प्रमुख विशेषताएं क्या है? देखिए, विरासत का संग्रह करना, जिसमें 5,000 से ज्यादा संसाधनों का डिजिटल संग्रह, बुजुर्गों की मौखिक परंपराओं को एचडी में हाई डेफिनेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको दस्तावेज कर बना के रखना, क्योंकि ट्राइबल्स में बहुत सारी ज्ञान है जो मौखिक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, उसको हमको डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित करने की कोशिश करनी है। जनजातीय भाषाएं, संथाली भाषा की ओल्ड चिकी लिपि सहित कई लिपियों का डिजिटल संरक्षण करना है कि भाई इसको हम सुरक्षित रख सकें, जिससे कि भविष्य के लिए काम आ सके। कौशल और आईपी संरक्षण, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि बौद्धिक संपदा, जनजातीय कलाओं को प्रमाणित करके कारकों को कारीगरों को बौद्धिक संपदा अधिकार दिलाना कि भाई तुम्हारी अपनी खुद की ये बौद्धिक संपदा है, इसको हम सुरक्षित करना चाहते हैं, और आपके कौशल को बनाए रखना। और व्यवसायिक जुड़ाव, उद्यमशीलता और बाजार संपर्क को बढ़ावा देना, बिचौलियों से बचाना, सीधा सीधा कनेक्ट करना, यह है ट्राइब एक्स। और इस तरह से देखा जाए तो सरकार जो है लगातार डिजिटल फॉर्मेट पर बहुत तेजी से काम कर रही है। अगर पिछले एक हफ्ते की क्लास देखेंगे तो आपको यह फील होगा कि कितना सारा एजुकेशन के मामले में, ट्राइबल्स के मामले में, हर चीज के मामले में नया नया कुछ ना कुछ डिजिटल फॉर्मेट डेवलप हो रहा है। यस, ओके, तो क्लियर हो गया। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है आपके इकोलॉजी एनवायरमेंट का। बेहाली वन्य जीव अभयारण्य, सीमा पास सशस्त्र हमला। अब ये है क्या? देखिए, ये है आपका पूरा का पूरा आसाम, और ये ऊपर का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश। ये बेहाली जो है आपके आसाम के क्षेत्र में है, बिल्कुल बॉर्डर के पास में। असम के विश्वनाथ जिले में बेहाली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में अरुणाचल प्रदेश से आए सशस्त्र उपद्रवियों ने वन गश्ती दल पर हमला किया था, इसलिए चर्चा में आया। वो क्षेत्र कौन सा? ये रहा। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये कहां पर है, खास बात क्या है, बस उतना ही जानना है। 1917 में आरक्षित वन घोषित किया गया था इसको, 1917 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। मई 2022 में इसे वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में है, यह ध्यान रखना। इसी तरह की चीजों को यूपीएससी ट्रैप कर लेता है। नामेरी और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने वाला एक पारिस्थितिक गलियारा है ये। यस, तो ये देखिए, ये है काजीरंगा और ये है नामेरी, तो एक तरीके से ये गलियारा है, ये इस तरीके का। तो ये सीधे सीधे आपकी लाइन पूछी जा सकती है। वन माफियाओं द्वारा भूमि साफ करके नकदी फसलें यानी कि पाम ऑयल जैसे उगाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए ये समस्या आ रही है। कुल मिलाकर के ये आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी और साथ के साथ आपके इकोलॉजी एनवायरनमेंट का एक ये टॉपिक है, दोनों से जुड़ा हुआ है। जैव विविधता के संदर्भ में इसको देखा जाए तो आप समझिएगा का क्या है। वेहाली एक तरफ नामेरी और दूसरे काजीरंगा के लिए गलियारा बनाता है। देखिए, यहां पर सफेद पंखों वाली लकड़ी की बतख के लिए महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। लकड़ी की बतख, सफेद पंखों वाली। अब वो लकड़ी की नहीं, लकड़ी जैसी दिखती है, यहां पर आपकी पाई जाती है। यस। दूसरा, संकटग्रस्त प्रजातियां क्लोरोफाइटम असामिकम जैसी दुर्लभ वनस्पति प्रजातियां यहां पर मौजूद हैं। ऐतिहासिक विरासत 14वीं सदी के बोरोबराही शहर के अवशेष और अहोम राजा द्वारा निर्मित राजगढ़ इसी क्षेत्र में स्थित है। ये रहे ऐतिहासिक बोरोबराही शहर। और पर्यावरण चुनौती, अंतरराज्यीय सीमा विवाद इस परिस्थिति गलियारे का विनाश कर रहे हैं, ये समझ लीजिएगा। तो ये एक समस्या है, इसको आप देख सकते हो। मैं देखिए उतने ही पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, जितना आपसे क्वेश्चन बन सकता है उतना ही करने की हमको आवश्यकता है। अननेसेसरी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब एक आपने नाम सुना होगा, खड़गवासला डैम। पुणे में अचानक जल संकट उभर के सामने आ गया। यस, पश्चिमी घाट में भारी बारिश के कारण खड़गवासला बांध पूरी क्षमता से भर जाने के बाद 27,200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे पुणे में बाढ़ आ गई। भाई डैम डैम भर गया, अब पानी छोड़ना पड़ेगा वरना डैम टूटने का डर रहेगा। तो वो सोचिए, पुणे में बाढ़ आ गई। खड़गवासला बांध जो है महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास मुठा नदी, मुठा रवि, ये इंपॉर्टेंट, उस पर बना हुआ है। यह 4 बांधों की एक श्रृंखला है, तेघर, बरसगांव
पांसेल और खड़गवासला। सबसे निचला संतुलन जलाशय है, यानी कि सबसे ऊपर है बांध है कौन सा, तेघर, ऊपर है पंसेत, फिर वो है बरसगांव, फिर है खड़गवासला। इस तरीके से बना हुआ। उसके बाद पुणे शहर के लिए आता है ये पानी, और ये मूठा नदी पर बना हुआ है। इसका निर्माण 1860 के दशक में ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन फाइफ ने किया था। ये ध्यान रखिएगा। ये एक तरीके से देखा जाए तो कैसा है, कृत्रिम बांध है। 12 जुलाई 1961 को ऊपरी पांसेर मिट्टी बांध के टूटने से पुणे में विनाशकारी बाढ़ आई थी। जब ऊपर वाला पांसेर ये टूट गया था, तब इस पर बाढ़ आई थी पूना में। ठीक है ना। पेपर 1 और 3, शहरी बाढ़ यानी कि शहरी जो अर्बन मैकेनिज्म है, अर्बन डेवलपमेंट है, अर्बनाइजेशन है, और जल संसाधन के प्रबंधन के संदर्भ में दोनों में इसको देखा जा सकता है। ओके। बांध प्रणाली की संरचना, खड़गवासला का अतिव, देखिए छोटे जलाशय की बांध क्षमता इसकी 1.97 ट्रिलियन इस तरह से टीएमसी की क्षमता, बहुत बड़ा है नहीं। ठीक है ना। कैस्केड प्रभाव, ऊपरी बांधों से जब पानी आता है तो कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ता है, तो नीचे बांधों में पानी भरता है तो उसको छोड़ना पड़ता है। सबसे नीचे है। भौगोलिक और मानव निर्मित बांध है। मूठा नदी के बाढ़ क्षेत्र में आवासीय निर्माण और अतिक्रमण किया जा चुका है, जिसकी वजह से यह समस्या और ज्यादा आती है। इसी की वजह से शहरी बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जब ऊपर से पानी आएगा और आपने आवासीय नदी के क्षेत्र में आपने आवासीय संरचना बना रखी है, कुल मिलाकर के तो यह समस्या आनी ही है। तो आपको 4 बांध क्रम से समझ में आ गए। पूना में बाढ़ क्यों आ जाती है, यह क्लियर हो गया। किसने बनाया, यह क्लियर है। कब बनाया गया, यह क्लियर है। चलिए, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अस्त्र मिसाइल, डिफेंस टेक्नोलॉजी, अस्त्र मिसाइल MK1, ये जा रही है अस्त्र मिसाइल। भारत का पहली मिसाइल निर्यात। भारत और इंडोनेशिया के बीच अस्त्र MK1 मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, और यह भारत का पहला स्वदेशी हवा से हवा में मिसाइल का निर्यात है। अस्त्र जो हवा से हवा में मारती है, यानी कि हवाई जहाज से दूसरे हवाई जहाज को नष्ट करने के लिए बनाई गई एक मिसाइल है। यह DRDO द्वारा पूर्णतः स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई है। लगभग 600 मिलियन डॉलर के रक्षा पैकेज में ब्रह्मोस मिसाइल भी शामिल है, जिसमें हम ब्रह्मोस को भी देंगे और अस्त्र को भी देंगे। ठीक है ना। अस्त्र वर्तमान में सुखोई MK31, सुखोई 30 MK1 और MK1A के साथ एकीकरण हो चुका है, उसमें यह लगाई जा चुकी है। यह समझौता भारत के विश्वसनीय रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित करता है आपके इंडोनेशिया के साथ में। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो भारत की रक्षा कूटनीति और आपके स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दोनों में इसका एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, पेपर 2 एंड पेपर 3 दोनों तरीके से। अब इसमें खास बात क्या है, देखिए इसकी खास बात यह है कि यह बियॉन्ड विजुअल रेंज है, एयर टू एयर मिसाइल है, लगभग 37 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है। बियॉन्ड विजुअल रेंज, ये सोचिएगा, ये रही BBRAM कहते हैं, यानी कि इतनी दूर तक जहां तक हम देख भी नहीं सकते, उससे भी आगे जाकर के मार कर सकती है, केवल रडार के सिग्नल के आधार पर। ये रही इसकी प्रभावी रेंज देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से 80 से 110 किलोमीटर है, और स्पीड है हाइपरसोनिक मैक 4.5, यानी कि हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक से भी ज्यादा स्पीड, यानी ध्वनि से 5 गुना, 4.5-5 गुना ज्यादा स्पीड है इसकी। अस्त्र MK3 ये 350 किलोमीटर की रेंज सॉलिड फ्यूल वाली टेक्नोलॉजी है, और जिसमें रैमजेट टेक्नोलॉजी है, सॉलिड फ्यूल रैमजेट। और रैमजेट जानते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी हवा से ही ऑक्सीडाइजर को गेन कर लेती है और उस ऑक्सीजन को यूज करके फिर फ्यूल को बर्न करती है, यानी कि मिसाइल में ऑक्सीडाइजर को ले जाने की जरूरत नहीं होती। दैट इज ये MK3 है। अभी हमारी जो डील हुई है वो MK1 को लेकर के हुई है, अस्त्र MK1। ये ध्यान रखना, ये MK3 की 350 किलोमीटर से ऊपर की रेंज का है कंसेप्ट है, और ये भारत इंडोनेशिया साझेदारी को गहरा करता है। मेक इन इंडिया और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की बढ़ती हुई भूमिका उसको दर्शाता है। एक अगला टॉपिक और है हमस-ट्रेल। आप लोगों ने शायद न्यूज़पेपर में सुना हो, इजरायली नागरिक के विरुद्ध एक युद्ध अपराध शिकायत की गई है, इजरायली नागरिक के खिलाफ। हमस-ट्रेल, हमस-ट्रेल कहां है ये देखिएगा, उत्तराखंड के इलाके में, पार्वती घाटी कसोल ऋषिकेश के पास में, और दूसरा दक्षिणाखंड गोवा हम्पी कोडाईकनाल उस क्षेत्र में। देखिए, हिंद रजब फाउंडेशन ने
गृह मंत्रालय में एक इजरायली नागरिक के खिलाफ युद्ध अपराध की शिकायत दर्ज की, जिससे हिमाचल के हमस ट्रेल पर ट्रैक किया गया था कि वहां पर यह कर क्या रहा था। यह तो भाई एक युद्ध अपराधी है, हमस ट्रेल वहां पर। और हमस ट्रेल भारत में एक विशिष्ट यात्रा सर्किट है जो इजरायली बैक पैकर्स के द्वारा उपयोग किया जाता है। बैक पैकर्स के द्वारा एक ट्रेल है, ये रहा। इस तरीके से घूमते हुए आते हैं और इस तरीके से यहां पर ये रहा। इजरायली युवा अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा पूरी करने के बाद यहां त्युग गडोल बड़ी यात्रा पर आते हैं, ठीक है ना। इन क्षेत्रों में हिब्रू साइन बोर्ड और इजरायली भोजन हमस फलाफिल की उप संस्कृति विकसित हो गई है, जो यहां पर रहते हैं और वहां पर अपने खाने पीने की तरीका, अपनी संस्कृति को उपयोग भी करते हैं, ठीक है ना। यूपीएससी के लिए एक पंक्ति का महत्व यह है कि पेपर 3 पेपर 4 सुरक्षा और पर्यटन और सामाजिक प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय नैतिकता से जुड़ा हुआ है। तो वो लोग यहां पर आते हैं और जिन हिंद रजब फाउंडेशन जो है उसने इसको देखा कि भाई ये तो वहां पर इजरायली जो मिलिट्री है वहां के लोग हैं, और वो यहां पर उन्होंने देखा, इनको कैप्चर किया और उन्होंने शिकायत की। फिर ये आपका कंसेप्ट है। कंडीशन ये है कि इसके सुरक्षा के प्रभाव क्या है। पूर्व इजरायली सैनिक युद्ध तनाव से उबरने के लिए भारत के सस्ते और शांत वातावरण का को मुकाबला तंत्र के रूप में उपयोग करते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म, जिससे वो इस जगह पर पूरी तरीके से शांत रह सके। आते हैं सामाजिक सांस्कृतिक। पार्वती घाटी क्षेत्रों में हैश ट्रेल नशीली दवाओं में वृद्धि हुई है इसकी वजह से, क्योंकि ये उसका उपयोग करते हैं। स्थानीय संस्कृति का अवैध विदेशी वस्तुओं के रूप में अनियंत्रित व्यवसायीकरण हो रहा है। वो आकर के रहते हैं, खूब पैसा देते हैं, तो वहां पर विदेशी आकर के बसने लगे हैं। कब्जा होने लगा है एक तरीके से, बोले और ले लो पैसा लेकिन नहीं जाएंगे, इस तरह की चीज। तीसरा, सुरक्षा की चिंता। युद्ध अपराधों के संदिग्धों को बिना सख्त निगरानी के भारतीय पर्यटन स्थलों में प्रवेश एक नई आंतरिक सुरक्षा की चुनौती बन करके आया है। इसलिए हमस ट्रेल का कंसेप्ट है। हमस ट्रेल पर्यटन होने से आर्थिक लाभ और उससे जुड़ी मनोवैज्ञानिक सामाजिक आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के बीच एक जटिल संतुलन की मांग करता है कि भाई दोनों तीनों चीजें हमको देखनी चाहिए कुल मिलाकर के। क्लियर। तो ये आप समझ सकते हैं प्रॉपर तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। अब है याक स्वास्थ्य ट्रैकर। याक, ये रहा ट्रैकर। आईओटी आधारित सीमा पशुधन निगरानी। आईओटी जानते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये क्यों आया। वैज्ञानिकों ने कठोर हिमालयी क्षेत्रों में याक की निगरानी के लिए एक आईओटी आधारित स्मार्ट कॉलर विकसित किया है, जो पशु स्वास्थ्य और उसके सीमा प्रबंधन में दोनों मददगार होगा। यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड, उनके गले में एक बेल्ट बांधी जाती है जो उसके स्वास्थ्य और सारी चीजों के बारे में, लोकेशन, मूवमेंट और हेल्थ वेल्थ सबके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देगा। आईसीएआर, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र और असम का डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय का यह संयुक्त नवाचार है। इन लोगों ने मिलकर के बनाया है। याक को हिमालय का जहाज कहा जाता है। यह 8,000 फीट से ऊपर हाइपोक्सिक वातावरण के अनुकूल होते हैं, जहां पर ऑक्सीजन की कम होती है, वहां पर भी आराम से सर्वाइव करते हैं, ठीक है ना। भारत में लगभग 58,000 याक है, जिनमें से लगभग आधे लद्दाख में पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास याकों का स्वतंत्र विचरण से अनजाने में सीमा पार करने की समस्या भी होती है, तो इससे हमें पता चलता रहेगा कि कौन कहां है। ये इसका कंसेप्ट है। तो इसको जीएस पेपर 3, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, पशुधन संरक्षण, सीमा प्रबंधन, इन सभी में इसका उपयोग किया जा सकता है। ओके, क्लियर है। ये देख लीजिएगा। अब आता है प्रौद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और संरक्षण। इससे देखिए, ये जीपीएस सिग्नल से अटैच होते हैं यहां से, और उसके द्वारा सीधे हमारे मोबाइल फोन से आपके कनेक्ट हो जाते हैं और हमको इनकी लोकेशन पता चलती रहती है। आईओटी और जियो फेसिंग। स्मार्ट कॉलर जीपीएस का उपयोग कर आभासी सीमा बनाता है और सीमा पार करते ही स्वचालित अलर्ट भेज देता है कि ये इससे जाएगा, तो इन बार हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि भैया ये उधर निकल गया, पकड़ के लाओ। एआई का एकीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शारीरिक संकेतकों का विश्लेषण कर याक में तनाव और बीमारी की भविष्यवाणी करता है। एआई इनेबल्ड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एआई इनेबल्ड है, तो पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि उसके माध्यम से उसके शरीर में क्या हो रहा है। जैसे अभी हमारे पास भी ऐसे ऐप और सारी चीजें आने लगे हैं, जिसमें आप चेहरे के सामने अपना फेस लेकर के आइए उसके कैमरे के सामने, वो आपके चेहरे को स्कैन करेगा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से स्कैन करेगा, और फिर आराम से उससे पूछिए, आपके चेहरे की मसल्स को इन्वेस्टिगेट करके, उसको चेक करके, उसको
सोचिए, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी बीमारियां और बहुत कई सारी चीजों को बता देता है वो। यस, ये बन चुका है एआई बेस्ड। आजकल हॉस्पिटलों में और कई जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। मेरे पास भी है इस तरह का फेस रिकॉग्निशन वाला, जिससे अब डायबिटीज हमको चेक करनी है तो उसके लिए शुगर आपकी इसकी जरूरत नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है। वो केवल चेहरे के ब्लड सर्कुलेशन से ही सब कुछ पता देगा कि इसके अंदर कितनी शुगर की लेवल है। और मैंने उसको चेक किया तो लगभग समझ लीजिएगा कि मुश्किल से थोड़ा कुछ पॉइंट ऊपर नीचे था। बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन, लगभग करेक्ट इंफॉर्मेशन। सोचिएगा। तो संरक्षण भारतीय याक जो है आयुष्मान द्वारा संवेदनशील श्रेणी में आता है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में आता है। पर्यावरणीय जलवायु परिवर्तन के कारण इसका पर्यावरण जो आवास है वो खतरे में आ चुका है। अब बताइए, ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब एक आपने नाम सुना होगा, पीएमएलए, तृणमूल कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रवर्तन निदेशालय, बहुत नाम सुना हुआ, ईडी ईडी। जब से मोदी जी आए हैं तब से ईडी ईडी, लोग सीबीआई भूल गए। ईडी क्या होती है सबकी जुबान पर रट गया है। तो अभी ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की धारा 107 धारा 17(1)(a) के तहत संदिग्ध फंड रूटिंग मामले में टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खाते फ्रीज कर दिए। हालांकि हाईकोर्ट के बाद उसमें जरूरी खर्च के लिए पैसे को निकासी को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन फ्रीज कर दिए। अब ये एक्चुअल में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का एक सख्त अत्यंत आपराधिक कानून है। 2002 में बना था लेकिन लागू हुआ था 2005 से। ये ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य था काले धन को वैध बनाने से रोकना और अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति को जब्त करना। अगर कोई अपराध करते हो, उससे इनकम होती है, उससे कोई संपत्ति बनाते हो, उसको भी जब्त कर लेना। यस। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत पीएमएलए के प्रवर्तन हेतु नामित एक एजेंसी है। पीएमएलए लागू होने के पहले एक आधार अपराध दर्ज होना अनिवार्य होता है कि बेस क्राइम उस पर हो, उसके बाद पीएमएलए चलेगा। ये कंसेप्ट है पेपर 2 और 3। संवैधानिक निकाय, शासन में पारदर्शिता, वित्तीय अपराधों की रोकथाम के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। अब ये हुआ क्या कि भाई ये दिया गया, इस तरह से सारी चीजें हुई कुल मिलाकर के। धन शोधन कि यहां पर आपने लेयरिंग की, उसके बाद में उनसे आपने संपत्ति खरीद ली। अब इसके अंतर्गत क्या, धारा 17(1)(a) क्या कहती है? भौतिक जब्ती अव्यवहारिक होने पर बैंक खाते फ्रीज करने की शक्ति, कि अगर आप उनकी भौतिक संपत्ति को कब्जा नहीं कर सकते तो कम से कम बैंक खाते उनके फ्रीज कर सकते हो। सबूत का उल्टा भार, सेक्शन 24, पीएमएलए में आरोपी को ही सिद्ध करना होता है कि संपत्ति वैध स्रोतों से आई है। यह उल्टा कंसेप्ट है। ईडी ने तो लगा दिया इल्जाम कि भाई ये रहा, अब तुम प्रूफ करो कि तुमने लीगल तरीके से यह काम किया है। दोहरी शर्तें, सेक्शन 45, जमानत कठिन है, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी दोषी नहीं है, तभी होगा। संवैधानिक दृष्टिकोण, विजय मदन लाल चौधरी निर्णय 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कठोर प्रावधान की वैधता को बरकरार रखा कि भाई ये होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंसेप्ट है। तो ये आपकी कंडीशन है। आधार अपराध, पहले केस दर्ज होगा, फिर ईडी द्वारा ईसीआईआर की कराई जाएगी, फिर जांच और तलाशी चलेगी 17 के तहत, फिर संपत्ति की अस्थायी कुर्की होगी धारा 5 के तहत, फिर न्यायिक निर्णय और उसकी जब्ती की जाएगी। ये कंसेप्ट है। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफेंस का एक टॉपिक और भी है, जिसे हम कहते हैं पिनाका LRGR, पिनाका रॉकेट लॉन्चर। 60 किलोमीटर की न्यूनतम स्ट्राइक रेंज का सत्यापन किया गया पिनाका रॉकेट का। डीआरडीओ ने चांदीपुर स्थित आईटीआर इंटरिम टेस्ट रेंज जो है, हमारी अंतरिम जो टेस्ट परीक्षण स्थल है, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल रॉकेट का सफल परीक्षण किया, जिसमें 60 किलोमीटर की न्यूनतम स्ट्रक डाइक रेंज को सटीकता से सत्यापित किया कि 60 किलोमीटर दूर जाकर के इसने उसी जगह पर सटीक अटैक किया। पिनाका पूरी तरह एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मल्टी बैरल दिख रहा है ना, कई एक साथ कई सारे हैं, ठीक है ना। इसे भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया। भगवान शिव का धनुष का नाम था पिनाका, उसी के नाम पर रखा गया। 1980 के दशक में सोवियत मूल के BM-21 ग्रेड प्रणाली को बदलने के लिए इसे विकसित किया गया था कि भाई पहले हमारे पास जो थी सोवियत मूल की BM-21, हमारे पास रॉकेट प्रणाली थी, हमने उसको हटा करके इसको डेवलप किया। 1999 में कारगिल युद्ध में इसने अनगाइडेड मार्क 1 संस्करण का सफलतापूर्वक उपयोग किया। सबसे ज्यादा इसी का उपयोग किया, इसी ने
उनके छक्के छुड़ाए थे मिसाइल का। इसकी एक बैटरी 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के को निष्क्रिय कर सकती है पूरा का पूरा। एक साथ 12 रॉकेट 1 मिनट के अंदर, 44 सेकंड, 1 मिनट से भी कम समय में धाक 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 सारा 1 किलोमीटर का क्षेत्र पूरा पूरा क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। ये कंसेप्ट है पिनाका प्रणाली की क्षमताएं और उसका संस्करण। यह इंटरऑपरेबिलिटी है, बिना किसी संशोधन के सेना में मौजूद रॉकेट लॉन्चर और फायर किया गया, बिल्कुल सही है। सटीकता, उन्नत नेविगेशन किट्स के माध्यम से दुश्मन के रसद और कमांड चौकियों पर सटीक हमले करने में कैपेबल है। शूट एंड स्कूट रणनीति, लॉन्च फायर करने के तुरंत बाद जवाबी हमले से बचने के लिए स्थान बदल लेता है, वहां से तुरंत इसको बचा ले जाएंगे। आप अपना ट्रक के माध्यम से कहीं भी ले जाइए इसको, हमला करने के बाद में कहीं भी कर लीजिए। अब इसके कई सारे रेंज हैं, पिनाका MK1, पिनाका ER, पिनाका गाइडेड पिनाका और पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। ये अलग अलग इसके वर्जन हैं जिनको आप समझ सकते हो, देख सकते हो। और एक है आपकी AISHE रिपोर्ट। AISHE रिपोर्ट, उच्च शिक्षा में रिकॉर्ड नामांकन। अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट जारी की है, जिसमें छात्रों का नामांकन 4.5 करोड़ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह 2011 से शुरू किया गया था, वार्षिक वेब आधारित सर्वेक्षण था। 18 से 23 आयु वर्ग के सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और लैंगिक समानता सूचकांक को मापता है। नवीनतम चक्र में इसने लगभग 59,533 संस्थानों में 90% से ज्यादा जो प्रतिक्रिया है उसकी दर को दर्ज किया एनरोलमेंट की। और पिछले एक दशक में भारत की उच्च शिक्षा में छात्रों के नामांकन में लगभग 31.5% की वृद्धि हुई थी कुल मिलाकर के। तो इनके डाटा का आप उपयोग कर सकते हो अपने सोशल इश्यू, एजुकेशन डेवलपमेंट, उसको किसी प्रकार के निबंध में वहां भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको कौन जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय। AISHE का संबंध किससे है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये रहा आपका। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, किस तरह की लगी, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। देखिए, कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे तो समझ लीजिएगा कि मुझे आपके जवाब देने में अच्छा भी लगेगा और मुझे समझ लीजिए और मेहनत करने का बल मिलेगा। अगर आप लोग मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो सोचिएगा ऐसा लगेगा जैसे मैं किए जा रहा हूं, आप पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मुझे पता कैसे चले कि आप में से कितने लोग इसको देख रहे हैं? तो कम से कम कमेंट में आकर के कमेंट तो कीजिए, कमेंट बॉक्स में आकर के। अच्छा बुरा जैसा भी है कुछ तो करो यार, इतना तो करो। लेकिन लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।